हेलो एवरीवन, माय नेम इज दामिनी एंड वेलकम टू माय चैनल द एग्रीकल्चर हब। तो क्या आप सभी ने हनी खाया है? आई एम श्योर दैट मोस्ट ऑफ बच्चों ने हनी ज़रूर खाया होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये बनता कैसे है और इसको बनाता कौन है? तो आज की क्लास हमारी इसी विषय पे रहने वाली है और हमारे टॉपिक का नाम रहने वाला है एपीकल्चर। एपीकल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट के अंडर। तो चलिए शुरू करते हैं एपीकल्चर के बारे में। तो एपीकल्चर का मतलब होता क्या है? एपीकल्चर का मतलब होता है रियरिंग ऑफ हनी बीज। हनी बीज को जो पालने का प्रोसेस है उसको एपीकल्चर कहा जाता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि हनी बीज की लाइफ कैसी है, हनी बीज का लाइफ स्पैन कितना है, उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, उसका क्या बिहेवियर है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और अब हम बोल रहे हैं कि हनी बीज की रियरिंग करनी है, तो हम हनी बीज को पालेंगे क्यों, उसका क्या पर्पस क्या है। तो वो सारी चीज़ें हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि हम किस पर्पस से हनी बीज को पालेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ कि कौन कौन सी अलग अलग टाइप की स्पीशीज़ होती हैं हनी बीज की। तो हनी बीज की मेनली 4 अलग अलग स्पीशीज़ होती है। इसके अलावा भी हनी बीज की बहुत स्पीशीज़ होती हैं, बट मेनली 4 स्पीशीज़ होती हैं। दैट इज़ योर रॉक बी, लिटिल बी, एशियन बी और यूरोपियन बी। जो रॉक बी है उसका नाम है एपिस डॉर्सेटा, लिटिल बी का नाम है एपिस फ्लोरिया, एशियन बी का नाम है एपिस सेराना जिसको इंडियन बी भी कहा जाता है, और यूरोपियन बी का नाम है एपिस मेलिफेरा जिसको इटालियन बी भी कहा जाता है। अब आप बोलोगे कि 4 स्पीशीज़ है हनी बीज की, तो हम कौन सी पालेंगे? ठीक है, मेनली जो इंडिया में रेयरिंग की जाती है हनी बीज की, तो वो उसमें बेसिकली एशियन बी और यूरोपियन बी की रेयरिंग की जाती है। अब इन दोनों को ही क्यों पाला जाता है ज़्यादातर? क्योंकि इनका नेचर अच्छा होता है। अब आप देखो, जैसे आप फ्रेंड्स बनाते हो, आप दोस्त बनाते हो, तो आप कैसे दोस्त बनाते हो, कैसे इंसान को दोस्त बनाना चाहते हो? जिसका नेचर अच्छा हो या जो बहुत गुस्से वाला हो? तो ऑब्वियसली आप उस इंसान को चूज करोगे जिसका नेचर बहुत ही कूल है, काम है। तो ये हनी बीज भी कूल एंड काम होती हैं, इसीलिए इसको ज़्यादा पाला जाता है। इसकी दीज आर इजी टू हैंडल, इनकी हैंडलिंग जो है वो इजी होती है। वेयरएज जो रॉक बी है वो गुस्से वाली बीज होती हैं, उनको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होता है। हालांकि जो रॉक बी है वो सबसे ज़्यादा हनी प्रोड्यूस करती है, वो 36 किलो हनी एक ही हाइव से हमें प्रोड्यूस करवाती है, पर वो गुस्से वाली है। अब हम गुस्से वाली को हैंडल ही नहीं कर सकते तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है उसकी रेयरिंग में। तो जनरली जो है इंडिया में रेयरिंग यूरोपियन बी और एशियन बी की जाती है। लिटिल बी जो होती है वो छोटी सी बी होती है, वो एक साल में आपको एक हाइव से सिर्फ आधा किलो हनी ही देती है। अब इतना कम हनी अगर प्रोड्यूस करिए तो हम इसकी रेयरिंग क्यों ही करेंगे? तो बेसिकली हम एशियन बी और यूरोपियन बी की रेयरिंग इंडिया में ज़्यादातर करते हैं, और इन दोनों में से भी ज़्यादातर यूरोपियन बी को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि एशियन बी में स्वॉर्मिंग होती है। स्वॉर्मिंग मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी कि क्या होता है, पर यहाँ पे मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ। स्वॉर्मिंग एक मैकेनिज्म है जिसमें कॉलोनी डिवाइड हो जाती है। ठीक है, कुछ मधुमक्खियाँ कॉलोनी छोड़ के चली जाती हैं, तो वो एशियन बी में बहुत कॉमन होता है। तो इसीलिए ज़्यादातर इंडिया में अगर हम इन दोनों की बात करें, इन दोनों में से भी ज़्यादातर यूरोपियन बी को प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, तो अब अगर मैं ये बात करूं कि जैसे साइज़ के अकॉर्डिंग बात करूं कि कौन सी बी सबसे बड़ी होती है, कौन सी सबसे छोटी होती है, तो जो रॉक बी है दैट इज़ योर एपिस डॉर्सेटा, वो सबसे बड़ी बी होती है। उसके बाद साइज़ में आ जाती है एपिस मेलिफेरा जो इटालियन बी है। उसके बाद आ जाता है एपिस सेराना जो कि आपकी इंडियन बी है, और लास्ट में मतलब जो सबसे छोटे साइज़ की बी होती है दैट इज़ योर एपिस फ्लोरिया। अब ये तो मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया कि हनी बीज की कौन कौन सी स्पीशीज़ पाई जाती हैं या कौन कौन सी स्पीशीज़ हम कमर्शियली मतलब रियरिंग कर रहे हैं। तो उसके बाद अगर मैं बताऊं मॉर्फोलॉजी की, मतलब हनी बी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हनी बीज दिखती कैसी हैं, तो हनी बी ऐसी दिखती है। ठीक है, हनी बीज में बेसिकली क्या है, मेनली जो इसकी बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। कौन कौन से पार्ट हैं? एक आ जाता है उसका हेड, दिस पोर्शन इज इट्स हेड। यहाँ पे देखो जैसे बताया हुआ मैंने डायग्राम में, दैट इज हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में इसकी
पूरी बॉडी डिवाइडेड होती है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि हेड में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, थोरेक्स में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, या एब्डोमेन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो एक ये ब्रीफ आइडिया मैं आपको डायग्रामेटिकली दे रही हूँ कि क्या क्या पार्ट्स हनी बी में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपका हेड है, हेड में एंटीनी पाए जाते हैं। एंटीने जो होते हैं वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर कम्युनिकेट करना है हनी बीज को तो वो एंटीने का इस्तेमाल करेगी। कोई चीज़ उसको टच करनी है, स्मेल करनी है, तो उसके लिए वो एंटीने का इस्तेमाल करती है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कंपाउंड आईज। ठीक है, हेड में ही कंपाउंड आई आ गया, एंटीने आ गया, और यहाँ पे मैंडिबल लिखा हुआ है। मैंडिबल जो होता है वो माउथ पार्ट है, मैंडिबल माउथ पार्ट है हनी बी का। और उसके बाद जैसे थोरेक्स आ जाएगा, थोरेक्स भी अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड होता है। एब्डोमेन आ जाएगा। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि हेड में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, थोरेक्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, और एब्डोमेन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो हेड में मैंने आपको क्या बोला था, हेड में एंटीने बोला था। एंटीने कौन से एंटीने प्रेजेंट होते हैं इसमें? जेनिकुलेट एंटीने प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपका जेनिकुलेट का क्या मतलब होता है? जेनिकुलेट का मतलब होता है एल्बो लाइक। आप अगर अपनी एल्बो को बेंट कर रहे हो, जैसे ये है, दिस इज योर एल्बो, तो इस तरीके का ही इसका एंटीना पाया जाता है। देखो ये देखो, एंटीना जो है उसका जेनिकुलेट होता है, मतलब वो एल्बो की तरह होता है। जब आप अपनी एल्बो को थोड़ा बेंट करोगे तो उस शेप का इसका एंटीना पाया जाता है। उसके बाद मैंने क्या बोला कि 2 कंपाउंड आई होगी उसके हेड में, और हनी बीज में एक ग्लैंड होता है, दैट इज योर हाइपोफेरिंजियल ग्लैंड, जो कि एक फूड को सिक्रीट करता है जिसको कहा जाता है रॉयल जेली। जो रॉयल जेली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हनी बी का। जो पूरा रियरिंग प्रोसेस है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका रॉयल जेली, क्योंकि ये बहुत ही न्यूट्रिटिव फूड है जो कि लार्वा को आगे खिलाया जाता है। ठीक है, तो वो कहाँ पे सिक्रीट हो रहा है? वो भी हेड में सिक्रीट हो रहा है। हेड में भी कहाँ पे? हाइपोफेरिंजियल ग्लैंड में। तो ये था हमारा हेड के बारे में कि हेड में क्या क्या चीजें हनी बीज के पाई जाती हैं। उसके बाद आ जाता है थोरेक्स। अब थोरेक्स जो है हनी बी का वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज योर प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। अब होता क्या है बेसिकली, जो ये तीनों टाइप ऑफ थोरेक्स हैं, तीनों अलग अलग पार्ट हैं थोरेक्स के। हर थोरेक्स में से एक पेयर ऑफ लेग अटैच होता है। ठीक है, आपने ये सुना होगा कि इंसेक्ट जो होता है वो उसमें 3 पेयर ऑफ लेग होती है। 3 पेयर का मतलब 6 टांगे होती हैं उसमें। तो जो हर टांग है, एक एक पेयर हर थोरेक्स से निकलता है। एक पेयर प्रोथोरेक्स से निकलेगा, एक पेयर मीजोथोरेक्स से निकलेगा, और एक पेयर मेटाथोरेक्स से निकलेगा। जो पेयर प्रोथोरेक्स से निकल रहा है उसको बोलेंगे हम प्रोथोरेसिक लेग। जो पेयर मीजोथोरेक्स से निकल रहा है उसको बोलेंगे मीजोथोरेसिक लेग्स, और जो पेयर मेटाथोरेक्स से निकल रहा है उसको बोलेंगे हम मेटाथोरेसिक लेग्स। ठीक है, थोरेक्स में हमने ये बोला। इसके साथ साथ क्या होता है कि जो मीजोथोरेक्स है और जो मेटाथोरेक्स है उनमें से एक पेयर ऑफ विंग भी निकलते हैं। ठीक है, तो उनमें से एक पेयर ऑफ विंग्स भी निकलते हैं। और अब देखो, मैंने बोला कि प्रोथोरेसिक लेग हो गई, मीजोथोरेसिक लेग हो गई और मेटाथोरेसिक लेग हो गई। अब इसके फायदे क्या हैं, मतलब क्या क्या फंक्शन कर रहे हैं ये? जो प्रोथोरेसिक लेग है उसको हम 4 लेग बोलेंगे। जो आगे वाली लेग है उसको हम बोलेंगे प्रोथोरेसिक लेग। उसका काम क्या होता है? वो एंटीने को क्लीन करने का काम करती है। अब आगे वाली लेग है वो क्या करेगी? एंटीना को साफ करती रहेगी। ठीक है, दूसरा आ जाएगा आपका मीजोथोरेसिक लेग्स। मीजोथोरेक्स थोरेक्स को साफ करती रहेगी। मीजोथोरेक्स बीच में है तो वो थोरेक्स की क्लीनिंग करेगी। और उसके बाद आ जाता है मेटाथोरेक्स। मेटाथोरेक्स को हम बोलेंगे हाइंड लेग्स, जो पीछे वाली लेग्स हैं उसकी, उसको बोलेंगे हम मेटाथोरेसिक लेग्स। मेटाथोरेसिक लेग्स क्या करती है? उस पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्बिक्यूलम या पोलन बास्केट। तो वो स्ट्रक्चर बेसिकली करता क्या है? वो पोलेंस को कलेक्ट करता है। जैसे मैंने आपको पॉलिनेशन बताया था। पॉलिनेशन मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था कि हनी बीज क्रॉस पॉलिनेशन कर रही हैं। इंसेक्ट्स में भी हनी बी मेजॉरिटी ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन करती है। अब वो कैसे कर रही है? वो इस चीज़ के थ्रू कर रही है कि उसकी जो हाइंड लेग है उसमें एक स्ट्रक्चर है जिसमें पोलन कलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉर्बिकुलम का क्या फंक्शन होता है, कॉर्बिकुलम का दूसरा नाम क्या है? तो वो पोलन बास्केट है। ठीक है, तो ये था आपका थोरेक्स के बारे में कि थोरेक्स से आपकी लेग्स अटैच होती हैं और विंग्स अटैच होते हैं हनी बी के।
उसके बाद हम बात करेंगे एब्डोमेन की। अब एब्डोमेन में क्या है कि जो जैसे ये आपका हेड हो गया हनी बी का, ठीक है। उसके बाद क्या बोला हमने, सेकंड पार्ट थोरेक्स बोल दिया। उसके बाद आ जाता है एब्डोमेन। अब थोरेक्स और एब्डोमेन हमने बोला, एंड में कौन सा थोरेक्स था, मेटाथोरेक्स था, ठीक है। मेटाथोरेक्स और जो एब्डोमेन होता है, मेटाथोरेक्स और एब्डोमेन का पहले सेगमेंट को एज अ होल प्रोपोडियम कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोपोडियम क्या होता है। मेटाथोरेक्स प्लस एब्डोमेन का पहला सेगमेंट उसको कहा जाता है प्रोपोडियम। एब्डोमेन में बेसिकली जो लार्वल स्टेजेस होती हैं हनी बीज की, जैसे हनी बी की डेवलपमेंट स्टेज में क्या होगा, पहले एग होगा, एग से लार्वा बनेगा, लार्वा से प्यूपा बनेगा और प्यूपा से एडल्ट बनेगा। तो जो लार्वल स्टेजेस होते हैं उसमें एब्डोमेन में 10 सेगमेंट पाए जाते हैं, वेयर एज जब वही लार्वा आगे प्यूपा बन के आगे एडल्ट बनाएगा तो एडल्ट में वो सेगमेंट 6 रह जाते हैं। 10 से वो कितने सेगमेंट हो जाएंगे, 6 सेगमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया कि हनी बीज की क्या मॉर्फोलॉजी है, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे कि अब हनी बीज की जो कॉलोनी है उसमें कौन कौन इंडिविजुअल पाए जाते हैं, कौन कौन लोग पाए जाते हैं। जैसे आपके घर हैं, आपके घर में आपके दादाजी हैं, आपके पापा मम्मी हैं, आपके भाई बहन हैं, तो उसी तरीके से अगर एक बी कॉलोनी है उसमें कौन कौन पाए जाएंगे, कौन कौन उसमें रह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पहले होगी क्वीन, क्वीन होगा, ड्रोन होगा और वर्कर होंगे। क्वीन जो है उसका एक ही नंबर होता है, मतलब एक जो मधुमक्खी का छत्ता है, एक हाइव है, हाइव को बोला जाता है, जो मधुमक्खी का छत्ता है उसको हाइव बोला जाता है। तो एक हाइव जो है हनी बी का उसमें एक ही क्वीन होगी और उसमें कुछ थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स पाए जाएंगे और कुछ 100 ऑफ ड्रोन्स पाए जाएंगे। अब आप बोलोगे कि वर्कर क्या होता है, ड्रोन क्या होता है, तो आगे मैं आपको बता देती हूँ कि ये सारी चीजें होती क्या है। फिर जैसे ये है, दिस इज क्वीन, ये आपका ड्रोन है और ये आ जाएगा वर्कर। जो क्वीन होती है वो आपकी फीमेल होती है, ठीक है, और जो वर्कर हैं वो भी फीमेल होंगी, और जो आपके ड्रोन हैं वो होते हैं मेल। अब आपको स्ट्रक्चर से क्या दिख रहा है कि क्वीन सबसे बड़ी है ना, क्वीन सबसे बड़ी है और उसका एब्डोमेन जो है वो इलोंगेटेड है, उसका एब्डोमेन इलोंगेटेड है। वेयर एज आप अगर वर्कर को देख रहे हो और ड्रोन को देख रहे हो, उनका एब्डोमेन इलोंगेटेड नहीं है, उनका एब्डोमेन थोड़ा राउंड सा है, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि जो क्वीन होती है एक छत्ते में, उसका काम एग लेइंग का होता है, और ड्रोन जो है उसका काम होता है मेटिंग करना क्वीन के साथ। ड्रोन इसके अलावा कोई काम नहीं करता, वो बस बैठा रहता है छत्ते में और वो खाता पीता रहता है। तभी वो देखो यहाँ पे मोटा भी है, बाकी क्वीन भी पतली है और वर्कर भी पतले हैं। तो ड्रोन का कोई काम नहीं है, वो बस मेटिंग करेगा और बस मेटिंग के बाद वो मर जाता है। वेरेज क्वीन का काम क्या है, क्वीन अंडे देती है, क्वीन्स आगे प्रोजेनीज प्रोड्यूस करेंगी, मेनली क्वीन का यही काम रहता है। और वर्कर आपको दिख रहा होगा कि सबसे छोटा है और सबसे दुबला पतला है, क्योंकि जो एक हाइव है उसमें सारे काम वर्कर को ही करने पड़ते हैं, सारी चीज़ें वर्कर को ही करनी पड़ती हैं। ये भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि एक वर्कर क्या क्या चीज़ें कर रहा है हाइव में, ठीक है। तो ये एक बेसिक आइडिया था कि किस तरीके की दिखती है हमारी क्वीन, ड्रोन और वर्कर। आप अब अगर कभी भी कोई एक कॉलोनी देखते हो मधुमक्खी की, एक हनी बी का हाइव देखते हो, तो अगर उसमें आपको सबसे बड़ी जो हनी बी दिख रही है वो क्वीन ही होगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका बेसिक कि किस तरीके का आपका मॉर्फोलॉजी रहेगी क्वीन की, ड्रोन की और वर्कर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लाइफ साइकिल इसकी क्या है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि जो इसकी लाइफ साइकिल है, पहले एग होगा, फिर लार्वा बनेगा, लार्वा से प्यूपा बनेगा और प्यूपा से एडल्ट्स बनेंगे। बेसिकली इसमें होता क्या है, जैसे ही क्वीन एग रिलीज करती है, एग उसने दिया, जैसे अब आपने मधुमक्खी का छत्ता ज़रूर देखा होगा, है ना। तो उसमें बेसिकली होता क्या है, उसमें बेसिकली हेक्सागनल सेल्स होती हैं, हेक्सागनल सेल की फॉर्म में वो हाइव होता है। उन सेल्स में एग जो है वो बेस में दे दिया जाता है, ठीक है, बेस में होगा। और वहां पे क्या होगा, बेसिकली एग तीन दिन लगते हैं एग को हैच करने में, लार्वा में 3 दिन लगे एग को हैच होने में, लार्वा में, लार्वा बन गया, लार्वा में 5 इंस्टार्स पाए जाते हैं। अब
इंस्टार का क्या मतलब होता है? इंस्टार का मतलब है, अब लार्वा पहले छोटा होगा, फिर धीरे 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 वो बड़ा हो जाएगा। मतलब लार्वा को छोटे से बड़ा होने में जो टाइम पीरियड लग रहा है उसको हम इंस्टार्स बोलेंगे, कि 5 इंस्टार होते हैं हनी बी के लार्वा में। मतलब 5 बार उसमें चेंजेस होंगे, 5 बार उसकी स्किन शेड होके नए लार्वा में बनेगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि हनी बीज के लार्वा में लार्वल इंस्टार्स होते कितने कितने होते हैं? 5 लार्वल इंस्टार्स होते हैं। उसके बाद लार्वा जैसे ही ग्रो हो गया, ठीक है, लार्वा हेक्सागोनल सेल में जैसे ही ग्रो किया, उन हेक्सागोनल सेल्स को फिर सील किया जाता है रॉयल जेली के साथ, और उसके बाद उसमें प्यूपा बनेगा और उसके बाद वहां से एडल्ट्स बनेंगे। अब आप बोलोगे कि उसमें से हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा क्वीन बनेगा, कौन सा आगे वर्कर बनेगा और कौन सा आगे ड्रोन बनेगा? तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या प्रोसेस रहता है इन तीनों की फॉर्मेशन में, कि कौन सी सेल से हमें क्वीन मिलेगी, कौन सी सेल से हमें वर्कर मिलेगा और कौन सी सेल से हमें ड्रोन्स मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको फ्लो चार्ट में यहाँ पे दिखाया हुआ है। जैसे एक क्वीन, जैसे मैंने आपको बोला कि क्वीन का काम क्या है? क्वीन का काम एग लेइंग का है। क्वीन और ड्रोन नफ्शियल फ्लाइट करते हैं। नफ्शियल फ्लाइट का मतलब क्या होता है? एक क्वीन, मेरे पास एक हाइव में एक क्वीन है, वो हाइव से बाहर तभी जाती है जब उसको मेट करना होता है। वो हाइव से बाहर गई, ड्रोन भी उसके साथ गए, एयर में ही वो मेटिंग करेंगे। एयर में ही वो मेटिंग करेंगे। जो मेल होगा वो उसको अपने स्पर्म्स देगा। फीमेल की बॉडी पे, हम बोल सकते हैं क्वीन की बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहा जाता है स्पर्मेथिका। उस पे वो स्पर्म स्टोर कर देती है। जो स्पर्म उसने मेल से लिए हैं, उन स्पर्म्स को वो स्पर्मेथिका में डाल देती है। ठीक है, अब आगे क्वीन की मर्जी है फिर कि वो उसको फर्टिलाइज करना चाहती है कि वो उस एग को फर्टिलाइज नहीं करना चाहती है। ठीक है, तो क्वीन में बेसिकली, क्वीन की बॉडी में खुद के एग्स तो हैं, स्पर्म्स उसने मेल से ले लिए हैं। अब क्वीन देखेगी कॉलोनी के अकॉर्डिंगली कि उसको एग को फर्टिलाइज करना है या उसको एग को फर्टिलाइज नहीं करना है। तो ये हम पढ़ने वाले हैं। जैसे ये एग्स हो गया, फॉर एग्जांपल ये क्वीन के एग्स हैं। अब कुछ को उसने फर्टिलाइज कर दिया उस स्पर्म से, कुछ को उसने फर्टिलाइज नहीं किया। तो जो फर्टिलाइज्ड एग्स होंगे उनसे हमारे क्वीन और वर्कर मिलेगी, और जो अनफर्टिलाइज्ड एग होगा उससे हमें ड्रोन्स मिलेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि आपने तो बोल दिया कि अनफर्टिलाइज से क्वीन और वर्कर मिल रहे हैं। अब हमें क्वीन कब मिलेगी और हमें वर्कर कब मिलेंगे, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा। तो हमें क्या होगा, जैसे वर्कर बेसिकली क्या करती हैं, जैसे एग 3 दिन में हैच होके लार्वा बनाया, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उस लार्वा को 3 दिन तक रॉयल जेली मैंने आपको बताया था ना कि हेड, जो वर्कर होता है उसके हेड में हाइपोफिरिंजियल ग्लैंड होता है, वो उस फूड को सिक्रीट करता है। वो 3 दिन के लार्वा को खिलाई जाती है। 3 दिन तक हम उसको रॉयल जेली खिलाएंगे। 3 दिन के बाद क्या होगा, अब मैं चाहती हूं कि अब एक क्वीन प्रोड्यूस होनी है एक छत्ते में, तो एक जो लार्वा होगा उसको मैं हैवी फीडिंग कराऊंगी, प्लस उसको रॉयल जेली खिलाती रहूंगी। ठीक है, और जो दूसरी सेल्स होंगी उसको रॉयल जेली खिलाना मैं बंद करवा दूंगी और उसको मैं लाइट फीडिंग करवाऊंगी। मतलब जो आगे क्वीन बन रही है या वर्कर बन रहा है वो कंप्लीटली उसके फीडिंग पैटर्न पे डिपेंड कर रहा है। 3 दिन तक तो हमने लार्वा को क्या दे दिया, 3 दिन तक हमने रॉयल जेलीज को खिला दी। उसके बाद कुछ सेल का हमने रॉयल जेली बंद कर दी कंप्लीटली। ठीक है, तो उसको, और उसकी जो फीडिंग भी थी वो हमने लाइट फीडिंग की। अब फीडिंग में भी बेसिकली बी पॉलन दिया जाता है, बी ब्रेड दिया जाता है। अब बी ब्रेड क्या होता है? बी ब्रेड जो होता है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलन और नेक्टर। पॉलन और नेक्टर का कॉम्बिनेशन है, वो बीज को खिलाया जाता है स्पेसिफिकली किनको, जिनको हमने वर्कर में कन्वर्ट करना है। और जो क्वीन होगी 3 दिन तक तो उसको रॉयल जेली खिलाई थी और उसके बाद भी उसको रॉयल जेली कंटिन्यू करवाई जाएगी और उसके साथ साथ उसको और चीज़ें भी फीड करवाई जाएंगी। तो ये एक पूरा प्रोसेस है कि किस तरीके से हमारी क्वीन बन रही है, वर्कर बन रहा है और ड्रोन बन रहा है। तो आप बोलोगे ड्रोन को क्या खिलाया जाएगा? ड्रोन को भी वही 3 दिन तक उसको रॉयल जेली खिलाई और उसके बाद उसकी भी लाइट फीडिंग करवा देंगे बी ब्रेड दिला के उसको। ठीक है, तो बेसिकली ये चीजें हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आता है कि जो वर्कर हैं वो किससे बनी है। वर्कर आर फीमेल, वर्कर और क्वीन जो है वो फीमेल होती हैं और ड्रोन मेल होता है। वर्कर और फीमेल फर्टिलाइज्ड एग से बनी होती है और ड्रोन अनफर्टिलाइज्ड एग से बना होता है। वर्कर्स आर स्टेराइल,
क्वीन इज फर्टाइल और ड्रोन भी फर्टाइल होता है। अब आप बोलोगे कि यार वर्कर ने ऐसा क्या कर दिया कि वो स्टेराइल पैदा हो गए हैं, तो ये भी मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी कि वर्कर्स क्यों स्टेराइल होती हैं। तो ये था हमारा बेसिक एक फ्लो चार्ट कि क्वीन कैसे प्रोड्यूस होती है, वर्कर कैसे प्रोड्यूस होती है और ड्रोन्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पहले क्वीन की। अब मैंने आपको ऑलमोस्ट क्वीन के बारे में बता दिया है कि एक हाइव में सिर्फ एक ही क्वीन होगी और क्वीन का मेनली काम है क्या। क्वीन का मेनली काम है कि उसको अंडे ले करने हैं, एग प्रोड्यूस करने हैं, और वो एक दिन में 1500 से लेके 2000 अंडे दे सकती है। एक दिन में 1500 से लेके 2000 अंडे दे सकती है। अब मैंने आपको लास्ट स्लाइड में ये भी बताया कि क्वीन अनफर्टिलाइज एग भी प्रोड्यूस करेगी, फर्टिलाइज एग भी प्रोड्यूस करेगी, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलोनी। कॉलोनी के हिसाब से वो देखेगी कि मुझे फर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस करना है या मुझे अनफर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस करना है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी आ जाती है क्वीन में कि क्वीन जो है वो क्वीन्स सब्सटेंस रिलीज करती है। क्वीन एक क्वीन सब्सटेंस रिलीज करती है, वो एक तरीके का केमिकल होता है जो कि कॉलोनी को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। अब कॉलोनी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से क्वीन सब्सटेंस करता है, तो सबसे पहले तो वर्कर की ओवरी को ये डेवलप होने नहीं देता। मैंने पीछे बोला ना कि वर्कर फीमेल होते हुए भी स्टेराइल है। वो क्यों स्टेराइल है? वो इसकी वजह से स्टेराइल है। क्वीन सब्सटेंस उसको स्टेराइल बना रहा है ताकि वो भी आगे बच्चे ना पैदा कर ले। तो बेसिकली जो क्वीन सब्सटेंस का रोल है वो कॉलोनी ऑर्गेनाइजेशन में है। वो क्या कर रहा है? पहली चीज़ तो वो ये चीज़ कर रहा है कि वर्कर की ओवरीज को वो डेवलप होने नहीं दे रहा है, और दूसरा नई क्वीन नहीं बनने देगा। ऑब्वियसली अगर एक छत्ते में एक क्वीन है तो वो क्यों चाहेगी कि कोई दूसरी भी क्वीन हो? तो वो एक क्वीन क्यों चाहेगी कि दूसरी को भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिले? तो बेसिकली ना ही वो क्वीन एक कोई और क्वीन बनने देगी और ना ही वो वर्कर की ओवरीज को डेवलप होने देगी। और इसके साथ साथ क्वीन जो क्वीन सब्सटेंस रिलीज करती है उसका एक और फंक्शन भी है कि वो कॉलोनी को भागने नहीं देती है। अब ऐसा ना हो कि एक छत्ते में क्वीन है और उसकी कॉलोनी भाग चुकी है, तो वो सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सारी मेंटेनेंस है हाइव की, वो क्वीन इसके थ्रू कर रही है, क्वीन सब्सटेंस के थ्रू कर रही है। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये कॉलोनी को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प कर रही है। ठीक है। अब क्वीन का जो लाइफ स्पैन है वो बेसिकली 2 साल का है। 5 साल तक भी क्वींस सर्वाइव कर सकती है या उसका लाइफ स्पैन हो सकता है, बट जो प्रोडक्टिव लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें तो वो 2 साल का है, और ऐसे सच 5 साल तक क्वींस जी सकती हैं। ये था क्वीन के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे ड्रोन के बारे में। अब ड्रोन क्या है? ड्रोन हमने बोला कि ड्रोन इज़ द मेल जो होगा हाइव में उसको ड्रोन कहा जाता है। ड्रोन मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ड्रोन कुछ काम नहीं करता, बस मेटिंग के अलावा उसको कोई काम नहीं है। तो बेसिकली जो मेन फंक्शन है वो है मेटिंग का। एक बार मेट करेगा और मेटिंग के बाद उसकी डेथ हो जाती है, और कोई काम नहीं करेगा और कोई ड्यूटी नहीं निभाएगा, वो हाइव में कुछ नहीं करता है वो। तो ये चीज़ें ड्रोन के बारे में हो गई। और ड्रोन जो होते हैं वो बेसिकली जो हाइव है उसका टेम्परेचर भी रेगुलेट करते हैं, बट मेनली जो ड्रोन का फंक्शन होता है वो मीटिंग का ही होता है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्कर्स की। वर्कर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हाइव मेंटेन करने में। अब किस तरीके से? वर्कर का ऑन एवरेज जो लाइफ स्पैन है वो 6 वीक्स का होता है, डिपेंडिंग अपॉन द वर्क। अगर वर्कलोड ज़्यादा है तो वो जल्दी मर जाते हैं, अगर उनको वर्कलोड कम है तो वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो इन जनरल उनका जो लाइफ स्पैन है वो 6 वीक्स का होता है, जिसमें से अब उसको भी काम के हिसाब से बांटा गया है कि फर्स्ट जो 3 वीक्स होंगे उस पे वो हाउस होल्ड ड्यूटीज़ करेंगे, और जो 3 वीक के बाद वाले 3 वीक होंगे उसमें वो आउटर काम करेंगे, जैसे छत्ते से बाहर जाएंगे, पॉलिन इकट्ठा करेंगे, नेक्टर इकट्ठा करेंगे। तो ये एक ब्रीफिंग है कि 6 वीक का उनका ऑन एवरेज लाइफ स्पैन होता है। पहले 3 वीक में वो हाउस होल्ड ड्यूटी निभाएंगे और बाद में वो हाइव के बाहर जाएंगे काम करने। तो जो हाइव का, जैसे हाइव की सफाई हो गई, छत्ते मधुमक्खी के छत्ते को साफ करना, या फीडिंग, अब छोटे छोटे अंडे हैच करके लार्वा बना दिया, उन लार्वा को फीड करना। अब क्वीन भी है, क्वीन को प्रिंसेस ट्रीटमेंट भी चाहिए, तो उस क्वीन को प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो वर्कर कर रहे हैं। अब सिक्योरिटी गार्ड, अब जैसे घर पे या कोई आपकी
बिल्डिंग है, सिक्योरिटी गार्ड लगे होते हैं बाहर, तो सिक्योरिटी का काम, गार्ड का काम भी करते हैं कि एंट्रेंस पे जो हाइव का एंट्रेंस है, मधुमक्खी का जो छत्ता है उसका जो एंट्रेंस है वहाँ पे सिक्योरिटी का काम करते हैं। अब फूड इकट्ठा करना जाएंगे तो बाहर जाएंगे, पॉलन लेके आएंगे, नेक्टर लेके आएंगे, तो वो सारी चीज़ें जो है वो वर्कर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो वर्कर का जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो 40 to 50 डेज का होता है जब ज़्यादा काम होता है। ठीक है, जब एक्टिव ग्रोइंग सीजन है। जब ज़्यादा काम नहीं है तो वो 6 मंथ तक भी सर्वाइव कर सकती है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो वर्कर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक हनी कॉलोनी को बनाने के लिए, क्योंकि सारे काम, ऑलमोस्ट जो सारे काम है वो कौन कर रहा है, वो वर्कर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डांसेस ऑफ हनी बी। हनी बी भी डांस करती है। अब हनी बी कौन कौन से डांस परफॉर्म कर सकती है, तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ। बेसिकली क्या होता है कि जो डांसेस ऑफ हनी बी है वो एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल, एक हनी बी गई, फूड सोर्स ढूंढने गई वो, अब वो वापस आएगी, वो दूसरी हनी बी को कैसे बताएगी? अब वो बोल तो नहीं सकती है। अब वो दूसरी हनी बी को किस तरीके से बताएगी कि यार इतने से एरिया में मैंने देखा था कि यहाँ पे फूड सोर्स था। तो उसके लिए फिर वो डांस करती है, वो डांसिंग के थ्रू बताती है। तो पहला डांस आ जाता है राउंड डांस। राउंड डांस का मतलब होता है कि जब हमारा फूड सोर्स 100 मीटर के दायरे के विदिन है, हमारा फूड सोर्स 100 मीटर की रीच के अंदर है, तो तब वो राउंड डांस करती है। अब राउंड डांस में होता क्या है? राउंड डांस का मतलब है, ये हनी बी है, वो एक कंप्लीट राउंड लेगी लेफ्ट में। जैसे ही उसने कंप्लीट राउंड लेफ्ट में लिया, फिर वो वहां से एक कंप्लीट राउंड अपोजिट डायरेक्शन में लेगी, तो उसको बोला जाता है राउंड डांस। जब भी हनी बी राउंड डांस करेगी मतलब जो उसका फूड सोर्स है वो 100 मीटर के दायरे के विदिन है। अब इसका डिसएडवांटेज ये भी है, हमें डायरेक्शन का पता नहीं चलता। हमें ये नहीं पता चलता कि नॉर्थ में है फूड सोर्स या साउथ में है या वेस्ट में है, कहाँ है। हमें बस ये चीज़ का पता चलता है कि 100 मीटर के विद इन फूड सोर्स लोकेटेड है। तो तब वो करेंगी राउंड डांस, जिसमें मैंने आपको बोला कि एक कंप्लीट राउंड टर्न लेगी वो पहले लेफ्ट साइड, लेफ्ट या राइट किसी भी साइड, मतलब एक कंप्लीट राउंड लेगी। जैसे ही वो कंप्लीट राउंड हो गया उसके बाद वो दूसरी डायरेक्शन में कंप्लीट राउंड लेगी, तो उसको बोला जाएगा राउंड डांस। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप का डांस कौन सा है। नेक्स्ट टाइप का डांस आ जाता है आपका वेग टेल डांस। अब वेग टेल डांस में क्या होगा, जब फूड सोर्स 100 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे हो तब वो वेग टेल डांस करेगी। राउंड डांस था कि 100 मीटर का दायरा है, कि दूसरी बी को बताना कि 100 मीटर के डिस्टेंस पे फूड सोर्स लोकेटेड है, तो मैंने राउंड डांस कर लिया। अब वेग टेल डांस कब करेगी हनी बी, जब वही डिस्टेंस 100 मीटर से ज्यादा होगा, तो उसको कहा जाएगा वेग टेल। वेग टेल में बेसिकली क्या होता है, हनी बी 8 की शेप में डांस करती है। 8 की शेप कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, वो एक हाफ टर्न लेगी, उसने एक हाफ टर्न लिया, ठीक है, और उसके बाद जैसे हाफ टर्न के बाद वो एक हाफ टर्न दूसरी डायरेक्शन में लेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे है कि वो एक हाफ सर्कल बनाएगी, हाफ सर्कल के बाद वो दूसरी डायरेक्शन में हाफ सर्कल बनाएगी। इसका मतलब ये है कि वो 8 की फॉर्म में अपने एब्डोमेन को मूव करा रही है। तो जब वो चीज होगी तो उसको बोला जाएगा वेग टेल डांस। उसका मतलब ये है कि जो फूड सोर्स है वो 100 मीटर के दायरे से दूर है, कि जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर से दूर है। तो बेसिकली हमने इसमें ये चीज याद रखनी है कि 8 की शेप बनाती है वो। ठीक है, 8 की शेप बनाएगी, आधा वो लेफ्ट में जाएगी और आधा टर्न उसका राइट में होगा। ठीक है, तो ये मूवमेंट होगी उसके एब्डोमेन की जब वो वेग टेल डांस करेगी। तो ये पढ़ लिया हमने डांसेस की। अगर हनी बी को बताना है कि फूड सोर्स कितने एरिया में लोकेटेड है तो वो डांस करती है। उसके बाद आ जाता है कि जैसे अगर हनी बी को ये बताना है कि अगर हनी बी को फूड एक्सचेंज करना है, कि एक हनी बी आ गई, उसको खाना मिल गया, अब वो आगे कैसे उसको प्रोवाइड करेगी, दूसरी हनी बी को किस तरीके से प्रोवाइड करेगी, तो उस मैकेनिज्म को कहा जाता है ट्रोफेलैक्सिस। ट्रोफेलैक्सिस जो है वो फूड ट्रांसमिशन मोड है,
जिसके थ्रू हमें पता क्या चल रहा है कि किस तरीके से उन दोनों हनी बीज के बीच में, या तो वो वर्कर टू वर्कर हो सकता है, वर्कर टू ड्रोन हो सकता है, वर्कर टू क्वीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कि किस तरीके से दो हनी बीज आपस में क्या कर रही हैं, फूड एक्सचेंज कर रही हैं। तो वो मैकेनिज्म जो है उसको ट्रोफिलैक्सिस कहा जाता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि दैट इज अ कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन है रिगार्डिंग किसके, एक्सचेंज ऑफ फूड एंड वाटर, कि अगर उनको एक्सचेंज करना है खाना पानी तो वो उनका एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, तो उसको कहा जाता है आपका ट्रोफिलैक्सिस। अब आगे हम पढ़ेंगे कि बी बिहेवियर के बारे में। दो टर्मिनोलॉजी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वॉर्मिंग क्या होता है और एब्सकॉन्डिंग क्या होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक छत्ते में सिर्फ एक ही क्वीन हो सकती है, एक ही क्वीन हो सकती है अनटिल एंड अनलेस उसमें स्वॉर्मिंग ना हो। ठीक है, अब स्वॉर्मिंग का मतलब क्या होता है। अब आपके घर पे भी जैसे आपके दादा होंगे या आपके पापा हैं, आपके पापा अगर 4-5 भाई हैं तो बेसिकली आगे उनकी फैमिली भी प्रोड्यूस हो गई है आगे। तो बेसिकली अब एक घर में आपके पापा 5 भाई हैं, आगे उनकी भी फैमिली है, तो बहुत ही क्राउडिंग सा हो जाता है। तो आपके पापा सोचते हैं कि यार चलो अपना घर बना देते हैं तो वहाँ पे हम शिफ्ट कर लेंगे। तो वैसे ही आपके चाचा, आपके ताया वैसे सोचते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, एक घर में ओवर क्राउडिंग हो रही थी तो सारे अलग अलग जाने लगे, सारे अलग अलग घर बनाने लगे। वैसे ही बीज में भी होता है कि जब हाइव या जब कॉलोनी बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो जाती है, मतलब जब एक हाइव में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कुछ पोर्शन ऑफ कॉलोनी जो है वो नया घर ढूंढ लेती है, वो नया घर ढूंढ लेती है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है स्वॉर्मिंग। ठीक है, अब स्वॉर्मिंग के जैसे मैंने यहाँ पे आपको कॉजेज बताए कि अगर ओवर क्राउडिंग हो रही है हाइव में तो बीज स्वॉर्मिंग करती है, या ओल्ड क्वीन है, अब ओल्ड क्वीन है अगर तो भी स्वॉर्मिंग होती है, या उस एरिया में जैसे जो हाइव है वहाँ पे एग लेइंग के लिए स्पेस नहीं बच रहा है, स्टोरेज का स्पेस नहीं बच रहा है, अल्टीमेटली ओवर क्राउडिंग हो रही है। तो बीज का जो पोर्शन है कॉलोनी का, बीज का कुछ पोर्शन ऑफ कॉलोनी जो है वो माइग्रेट कर जाती है दूसरी जगह पे और वहीं पे फिर वो रहना शुरू कर देती है, तो उसको कहा जाता है स्वॉर्मिंग। ये एक नेचुरल मेथड है, ये जो है वो नेचुरल इंस्टिक्ट है हनी बीज का कि ओवर क्राउडिंग को बचाने के लिए, ओवर क्राउडिंग से बचने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही हैं। दूसरा आ जाता है एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है कि जब एक कंप्लीट कॉलोनी, एक हाइव में फॉर एग्जांपल 100 हनी बीज थी तो वो कंप्लीटली 100 की 100 हनी बीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं। अब वैसा क्यों होता है, वो नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं है हनी बीज का। तो कभी कभी आपने देखा होगा या आपने ये चीज़ें की भी होगी, जैसे आप स्कूल जा रहे हो, अगर आपको कोई मधुमक्खी का छत्ता दिख जाता है तो आप उसको पत्थर मार के चले जाते हो, पत्थर मार के आप भाग रहे हो। तो कभी कभी आप डेली वैसा करने लग जाते हो तो हनी बीज डिस्टर्ब हो जाती हैं, उनको लगता है कि यार इस एरिया में मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है तो मैं किसी दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाऊंगी। तो एब्सकॉन्डिंग में भी यही होता है कि जब कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे हनी बीज को लगे कि हमें बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है यहाँ पे, तो वो पूरी कॉलोनी के लेके, क्वीन अपनी पूरी कॉलोनी को लेके दूसरी लोकेशन में चली जाती है। और इसके भी कारण एक तो डिस्टर्बेंस हो गया, या उस एरिया में बीज के जो एनिमीज हैं, बीज के एनिमी जनरली वास्प हो जाता है, वो बी की तरह ही दिखता है और वो येलो कलर का होता है। तो अगर वहाँ पे जो ये है कि बीज के एनिमीज हैं तो भी वो उस जगह को छोड़ देते कि हमारे यहाँ पे दुश्मन ज़्यादा हैं तो हम इस जगह पे नहीं रह सकते, हमें दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। या अगर उस लोकेशन में फूड सोर्स अगर ख़त्म हो चुका है या बहुत ही लिमिटेड है तो भी ऐसे हो सकता है कि हनी बीज वो जगह छोड़ के किसी दूसरी जगह पे चली जाएं। ठीक है, अब मान लो एक जगह है जहाँ पे उनको कोई फ्लावर नहीं दिख रहे, उनको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है पॉलन लाने के लिए, नेक्टर लाने के लिए, तो हनी बीज क्या सोचती हैं कि इससे अच्छा हम किसी नई लोकेलिटी में ही शिफ्ट हो जाते हैं, तो उसको एब्सकॉन्डिंग कहा जाता है। तो ये था, मतलब देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन स्वॉर्मिंग एंड एब्सकॉन्डिंग। स्वॉर्मिंग एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है उनका कि वो नेचुरली हो रहा है कि अगर एक हाइव में बहुत सारी पॉपुलेशन हो रही है तो वो उनका डिसाइडेड है कि इतनी कॉलोनी जाएगी, अब वो अपना नया घर ढूंढेगी। बट एब्सकॉन्डिंग में ऐसा नहीं है, अगर हाइव में जगह भी बहुत ज़्यादा है, सारी चीज़ें फेवरेबल भी है, तब भी हनी बीज घर छोड़ के जा सकती हैं, अपना हाइव छोड़ के जा सकती हैं। तो दैट इज स्वॉर्मिंग और एब्सकॉन्डिंग। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हनी बी।
अब जो हम बोल रहे हैं कि हम मधुमक्खियां पालेंगे, वो हम पाल क्यों रहे हैं, हम क्यों पालेंगे मधुमक्खियों को? तो ये सारी बेनिफिट्स हैं मधुमक्खियों के, जिसके लिए हम मधुमक्खियों को रियरिंग कर रहे हैं, उनकी रियरिंग कर रहे हैं। तो दैट आर द बेनिफिट्स ऑफ हनी बीज। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है या एडवांटेज है रियरिंग का, वो है पॉलिनेशन। मैंने आपको पॉलिनेशन में बताया था कि क्रॉस पॉलिनेशन अगर इंसेक्ट के थ्रू होती है, उसको कहा जाता है एंटोमोफिली। इंसेक्ट में भी मेनली हनी बीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिनेशन में। अब पॉलिनेशन करके क्या होगा, वो अल्टीमेटली क्रॉप की ईल्ड बढ़ा रही है ना। तो पॉलिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है हनी बीज का, कि प्लांट्स जैसे जो क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं, जिनमें रिक्वायर्ड है कि कोई ना कोई पॉलिनेटिंग एजेंट पॉलिनेशन करेगा, तो उस केस में पॉलिनेशन के या हनी बीज के बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है आपका पॉलिनेशन। दूसरा आ जाता है हनी। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हनी खाया, मैक्सिमम लोगों ने हनी खाया होगा। अब हनी के बहुत ज़्यादा आपके बेनिफिट्स हैं कि उसमें वाइटामिन्स होते हैं, उसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अलावा आपने आजकल घर के नुस्खों में भी हनी को यूज़ करते हैं, जैसे लड़कियां ज़्यादातर इस्तेमाल करती होंगी, बट आजकल लड़के भी यूज़ करते हैं। जैसे हनी को अगर कॉफ़ी में आपने मिक्स कर दिया तो एक अच्छा स्क्रब बनेगा, टैनिंग निकलेगी। तो वो अल्टीमेटली उसके मेडिकल एप्लीकेशंस हैं। अल्टीमेटली वो मेडिकल एप्लीकेशन उससे हमें पता चल रही है उसकी, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कफ सिरप पीते हैं, आपकी हनी वाली कफ सिरप है, आपका गले के लिए अच्छा होता है हनी। तो हनी के बहुत सारे मेडिकल एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा हनी प्रोपोलिस प्रोड्यूस करती है। प्रोपोलिस का मतलब होता है एक गम लाइक सब्सटेंस। जो हनी बीज होती हैं वो बेसिकली एक गम लाइक सब्सटेंस या रेजिन कलेक्ट कर लेती हैं प्लांट से, तो उसको कहा जाता है प्रोपोलिस। उसके बाद आ जाता है बी पोलन। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि बी पोलन जो है उसको सुपर फूड की तरह खाया जाता है, और इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी पाए जाते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है। उसके बाद बी वैक्स भी बनाती है हनी बी, जिससे हम आगे कैंडल्स बना सकते हैं या और कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जा सकता है जिसको। तो ये सारे थे बेनिफिट जिसकी वजह से हम रियरिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम उन मधुमक्खियों को पाल रहे हैं, कि हमने एपिस मेलिफेरा पालनी है, कि हमने सिराना पालनी है, कि हमने एपिस डॉर्सेटा पालनी है। तो ये सारा चीज़ें जो था वो हमने एपीकल्चर में पढ़ा, कि एपीकल्चर में कौन कौन सी स्पीशीज़ होती हैं बी की, या क्या कौन कौन से इंडिविजुअल एक हनी बी की कॉलोनी में पाए जाते हैं, उनके क्या फंक्शन हैं। और हमने बी के बिहेवियर पढ़े कि बी में क्या क्या बिहेवियर है, बी के डांसेस पढ़े कि कौन कौन से डांस करती हैं वो, उसके बेनिफिट्स पढ़े। तो ये सारा जो है वो एपीकल्चर में इतना ही आ जाता है वैसे एपीकल्चर वाले पार्ट में, और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको प्रोपोडियम का बोल दिया था, छोटी छोटी चीज़ें जो आपके एग्जाम में देखने को मिलती ही हैं। तो ये था मेरी वीडियो में, और आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आगे भी मैं आपको मिलती रहूँगी कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। आप मेरे साथ बने रहिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। सो थैंक यू सो मच।